हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कॉमन एप्लीकेशन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा था और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोगों ने या तो सिंगल चार्ज लिया था या डबल चार्ज लिया था या हम लोगों ने तीन चार्ज सिस्टम लिया। अब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 3 डायमेंशन स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज होगा वो या तो किसी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर होगा या नॉट। अब अगर ये चार्ज का कंटिन्यूअस सिस्टम मिले मेरे को, कंटिन्यू ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड हो कहीं पे, तब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या आता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब ये चार्ज जो होगा वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो या तो कंडक्टर हो सकता है नहीं, या तो कंडक्टर नहीं होगा। कंडक्टर नहीं होगा तो वो इंसुलेटर होगा। कंडक्टर जो भी होगा, कंडक्टर की ये खास बात होती है कि अगर कोई भी चार्ज उसके अंदर रहता है तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके उसके सरफेस पे चला जाता है। और किस वजह से जाता है? तो ड्यू टू रिपल्सन। जरा आप सोचिए, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है हमारे पास और उसके सेंटर पे मैंने प्लस क्यू का चार्ज दे दिया है, तो लाइक चार्जेस होने की वजह से उनमें रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण वो चार्ज एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। और जब वो चार्ज एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे तो मीडियम ही हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन मीडियम अगर कंडक्टिंग हुआ तो वो चार्ज को बड़ी आसानी से फ्लो करा देगा, और अगर ये इंसुलेटर हुआ तो चार्ज वहीं पे रुका रह जाएगा। बात कंडक्टर की करें तो चार्ज एक दूसरे से रिपल्सन की वजह से दूर भगता जाता है, मीडियम उसको कंडक्टिंग मिलता है और फाइनली वो आके रुकता है सरफेस के ऊपर। अगर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, चार्ज कोई भी दोगे तो वो चार्ज पूरा का पूरा जाके उसके सरफेस पे रुकेगा। और अगर ये बॉडी नॉन कंडक्टिंग हुई, नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी, तो जितना चार्ज आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन या पॉइंट पे दे देंगे 3 डायमेंशन स्पेस में, वो चार्ज वहीं पे रुका रहेगा। हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस में आपकी एक्स एक्सिस फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट, एक्स वाई एक्सिस फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, एक्स वाई जेड फॉर वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में जो भी चीज़ें डिफाइंड की जाती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस किया जाता है। और हम 4 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, एंड 4th डायमेंशन जो होता है वो होता है टाइम। एक्स वाई जेड बनता है मेरा स्पेस और सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताते हैं तो उसकी पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। स्पेस में सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं और स्पेस में हमारे 3 डायमेंशन बनते हैं, एक्स वाई जेड। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है मतलब वो बात कर रहा है लीनियर ऑब्जेक्ट की। एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहा है मतलब एक्स और वाई एक्सिस को आप ज्वाइन करोगे तो वो बनता है एक प्लेन। वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, जैसे सीट। एक्स वाई जेड जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है मेरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सॉलिड स्फीयर ले लिया जाए और सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग है, सेंटर पे चार्ज दिया तो वो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। आइंस्टीन ने ये बात बताई है, स्पेस और टाइम भी डिस्टॉर्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी जो होती है, ये ग्रेविटी की वैल्यू अगर कम ज़्यादा होगी तो स्पेस और टाइम जो होगा वो डिस्टॉर्ट होता है। और यही है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। खैर, हम लोग उस पर किसी दूसरे दिन बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है मेरा टॉपिक, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अब देखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैंने लिया है लीनियर ऑब्जेक्ट। लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, 1 डायमेंशन में होगा, ओके। और ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, मैं इसको मान लेता हूं ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे होगा। और अगर ऑब्जेक्ट होगा, चार्ज बताने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसकी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सरफेस एरिया या पर यूनिट लेंथ का की चार्ज डेंसिटी को बता दिया जाए। जैसे लीनियर ऑब्जेक्ट, तो लीनियर ऑब्जेक्ट की चार्ज डेंसिटी आती है लैम्डा। लैम्डा इसका मतलब हुआ पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है,
लेमडा। सरफेस वाला ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कोई सीट हो गई, तो इसमें बताते हैं इसकी सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है तो इसको बोला जाता है रो। इसकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो याद रखना ये 4 केसेस इसमें टोटल डेवलप होंगे। एक हॉलो स्फीयर, दूसरा सॉलिड स्फीयर, तीसरा सॉलिड स्फीयर विथ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, सॉलिड भी है और कंडक्टिंग भी है, और चौथा ऑब्जेक्ट सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज जहां पर दोगे आप चार्ज वहीं पे रुका रह जाएगा, लेकिन अगर ये कंडक्टिंग होगा तो जैसे ही मैं चार्ज दूंगा ये चार्ज तुरंत भाग के कहां पे आएगा, सरफेस पे आएगा, और उस सरफेस पे मुझे मिलेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो ये स्फीयर की तरफ बिहेव करेगा, लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुआ तब ये सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने देखा है कि अगर लीनियर ऑब्जेक्ट हुआ तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जाती हैं। यहां से निकलने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो अगर मैं इस रॉड को एक पतला रॉड ले लिया है तो याद रखना ये इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं, इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। किसी पॉइंट पर मुझे मिलेगा इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर मुझे मिलता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आती है इस पॉइंट पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस सरफेस से इसकी दूरी जो आर होती है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मुझे पोटेंशियल पता करना है तो मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इट मीन्स अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहां पे हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। देन व्हाट हैपेंस डीवी हो जाएगा मेरा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स डी आर फॉर वोल्टेज के लिए। जनरल वोल्टेज इज अ पॉइंट फंक्शन। मैं किसी न किसी पॉइंट से यहां पे मान लो चार्ज लेके आ रहा हूं और इस पॉइंट तक आ रहा हूं, चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो Q इंटू ई का फोर्स लगेगा। ओके, अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, और इंटीग्रेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। जरा मुझे पोटेंशियल की वैल्यू इंटीग्रेट करके आप मैसेज करना बेटा क्या होगा, ठीक है। दूसरा देख रहा हूं मैं सरफेस वाला ऑब्जेक्ट। सरफेस ऑब्जेक्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी जो आ रही है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वो क्या है, सिग्मा। और सिग्मा की वजह से जो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जो आती है वो आती है मेरी E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the free space। अच्छा, फिर से मुझे अगर यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो मैं dv बाई डी आर का यूज करके कैलकुलेट कर लूंगा। यहाँ की भी dv आप मेरे को सेंड करना। ओके, थर्ड ऑब्जेक्ट वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है और मैं इसे भी कंडक्टिंग मान के चल रहा हूं कि ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होगा तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तब हम लोग बात करेंगे सिग्मा की, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके सरकमफ्रेंस पे आएगा, और सरकमफ्रेंस पे क्या मुझे इस सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया पे ही तो होगा। इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस एरिया पे पूरा का पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। अंदर कोई भी चार्ज मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं हुआ तो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो वहां का पोटेंशियल भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। हमने मान लिया है इसको कि ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिना इंटरसेक्ट किए हुए, सर्कुलर लूप नहीं बनाएंगी। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, स्ट्रेंथ की वैल्यू 1/r² के हिसाब से घटती जाती है। किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी, तो जरा सुनना। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो भैया इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा,
और रेडियस अगर इसकी आर आ रही है तो सरकमफ्रेंस पे पूरा का पूरा चार्ज होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे तो मैंने चार्ज दिखा दिया है, लेकिन अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी होगा तो पूरा का पूरा चार्ज भाग के सरफेस पे आएगा और वहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को पता करने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर इसकी रेडियस आर है, चार्ज प्लस क्यू दिया गया है, इस रेडियस से बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हो। वैसे भी अगर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर की ओर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मैं पूरे के पूरे चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेता हूं और यहां से मैं फिर निकाल लेता हूं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इसका Q। अगर Q चार्ज नहीं दिया गया है तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और इसका रेडियस है R, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज dQ बन जाएगा मेरा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां की इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज कितना है यहां पे, तो dQ अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आप फिर से मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन मुझे पता है dV बाई dR, तो यहां से मेरे को आप dV की वैल्यू जरा बताइएगा कि dV की वैल्यू क्या आ रही है। जब भी देखिएगा आप इस वीडियो को एक बार बताइएगा जरूर। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा वो जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उस रिलेशन की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा, आप उसको देख सकते हो इंटीग्रेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट मैंने देखा, लीनियर ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑब्जेक्ट और वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया है। लीनियर ऑब्जेक्ट की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सरफेस चार्ज की वजह से क्या आता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो गया तो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, वो देख के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो एक बात मैंने आपको बताई कि अगर रेडियस r से बाहर हैं आप, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए सेंटर से है कैपिटल R, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा जी, कैपिटल R का स्क्वायर। अगर ये कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r है, मतलब आप इस रेडियस से बाहर हो तो इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो, ये एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू का दिया है। अगर मैं इसको पकड़ के बेंड कर देता हूं तो क्या मेरे एक रिंग बन जाएगी और उस रिंग से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। उनका भी नेचर हम लोग देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में किस तरीके से होता है। अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था आपको कि अगर चार्ज आपका लीनियरली सरफेस या वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बताना जरूर पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, दैट्स फॉर टुडे क्लास। अब इसके बाद मैं जेई, नीट और एम्स में जो भी आई हुई प्रॉब्लम होंगी उनको डिस्कस करूंगा, बस इसी इतने फार्मूले से। एक दिन मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा गॉस लॉ की हेल्प से। बहुत जल्दी हो सकता है 1 ही 2 वीडियो के अंदर मैं गॉस लॉ को भी लेके आता हूं। दैट्स फॉर टुडे क्लास बॉयज।